यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है आपके पास कोई पैसा है, 2 साल के लिए बात कर रहा है, 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है, और यदि इंटरेस्ट के जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली हो जाए तो 482 रुपीज अधिक मिलेंगे। ठीक है ना। क्या बोलना चाह रहा है कि यदि आप 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज देते हो और कंपाउंडिंग एनुअल करते हो, ठीक है ना, तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन यदि आपने कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर दी है तो आपको पैसा अधिक मिलेगा, 482 रुपये। तो वो बताना है कि वो पैसा कितना था। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस समझोगे। यदि 20% रेट है तो 2 साल के लिए क्या बनेगा, 20 और 20 प्लस 20 का 20%, 44% रेट बनती पर एनम। जब कंपाउंडिंग होती तो 44% मिलता। लेकिन यदि हमने हाफ ईयरली कर दी है तो 20 का आधा बनेगा, तो 10 10 10 और 10, 4 पार्ट बनेंगे 10 के। ठीक है ना। और 10 और 10 का कंपाउंडिंग या जो सक्सेसिव है वो 21, अगला भी 21, 21 और 21 का सक्सेसिव 21 21 42 प्लस 4.41, तो 46.41। तो जो डिफरेंस है 44 और 46.21 का, वो कितना आ जाएगा, 2.41। ठीक है ना। ये 241 और इसका डबल हो रहा है, देखो 482, इसका डबल है। इसका मतलब 100 का डबल हो जाएगा 200, 2 डेसिमल है तो उनके लिए 2 जीरो आ जाएगा, 20,000। क्लियर है। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि अपन बहुत अच्छे से जो वैल्यूज हैं वो बनाना सीख चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वही वैल्यू आएंगी। एक चीज और देखोगे, कैलकुलेशन भी करेंगे अपन आगे चल के। एक चीज देखोगे, क्या ये 42 आना, 42 रुपये अधिक प्राप्त होना, या ये जो वैल्यू है 482 ये जो वैल्यू है, क्या ये मात्र एक संयोग है? नहीं। जिसने पेपर बनाता है या जो ये क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है ना, इन पे बहुत अच्छा रिसर्च होता है भाई। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कैसे भी क्वेश्चन बना के दे दिया। नहीं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऑप्शंस कैसे सेट होते हैं, इन पे भी बहुत अच्छा रिसर्च होता है। ठीक है ना। तो जो पेपर बनाते हैं, जो क्वेश्चन जनरेट करते हैं, वो बहुत अच्छे से इनको सेट करते हैं। और एक चीज और देखी होगी आपने, एसएससी में अभी तक जो क्वेश्चंस आते थे उनमें कैलकुलेशन नहीं आती थी। ठीक है ना। कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं था, वो इसी टाइप की वैल्यूज आती थी जो इजीली कैंसिल आउट हो जाए। अब धीरे धीरे कैलकुलेशन भी बढ़ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले राउंड में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इनके साथ ही कैलकुलेशन वाला पार्ट भी इम्प्रूव करते चलेंगे। ठीक है। तो एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। बाकी ये मैंने क्यों बोला ऐसा, ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा कि यदि हम कुछ वैल्यूज को बहुत अच्छे से समझ लें, तो हर एक टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, पूरी मैथ्स में हम कुछ वैल्यूज को बहुत अच्छे से समझ लें और वो याद रख लें, और याद रख सकता है हमारा माइंड, ये भी बता देता हूँ। ठीक है। यदि हम अपने माइंड को उस लेवल पे ट्रेनिंग दे दें, तो यदि हम वो याद रख लें, तो इस टाइप की जो एसएससी में आज तक जो क्वेश्चन आए ना, वो तो डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से हो जाएगा आपका। क्या किया, 20 और 20 सक्सेसिव 44, इधर 20 का आधा हो जाएगा 10, और 10 के 4 सक्सेसिव 46.41, 2.41 का डिफरेंस है, 241 का डबल हो रहा है, तो 100 का डबल हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। ये आंसर है। अब ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो मैं बता देता हूँ, 20 प्लस 20, ये बोल रहे हैं कि 2 सक्सेसिव लग रहे हैं, तो ये 20 का 20% हो जाएगा, तो ये तो हो गया 44। अब बोल रहा है कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर दी जाए 6 6 महीने की, तो जो रेट है वो हाफ हो जाएगी। इन दोनों का सक्सेसिव 21, इनका सक्सेसिव 21, और इन दोनों का सक्सेसिव 46.41, तो डिफरेंस है 44 और 46.41 का 2.41 है, वो 482 के बराबर है। 2.41 ये बराबर है 482 के। इसका मतलब समझना, यदि हमारा मूलधन, वो हम जो पैसा था, धनराशि थी, वो यदि 100 रुपये होता तो 2.41 रुपये हमें ज्यादा मिलता, लेकिन हमें तो 482 मिला है, तो वो पैसा कितना है, ये है। और अब एक चीज और समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे। ये जो आर्यन रेशो का फॉर्मेट है, ये यहां से आपको वैल्यूज दिख जाएंगी, ये साफ साफ दिख जाएगा कि इनका आपस का रिलेशन क्या है। ये इसका डबल हो रहा है, ठीक है ना। इस जीरो को हटा, इस डेसिमल को हटा देते हैं, चलो एक बार।
ठीक है, इस डेसिमल को हटा दिया तो ये इसका डबल हो रहा है, तो ये इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, और जो डेसिमल हटा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 जीरो आ गए डेसिमल हटने के बाद, तो इधर भी 2 जीरो आ जाएंगे। ये आंसर है। पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या करोगे, जो चीजें मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ वैल्यूज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको आप याद रखोगे और उन वैल्यूज को आप अप्लाई करते रहोगे। एक चीज आपको करनी है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो उसमें यदि कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो उसको भी आप नोट डाउन करोगे और उसको याद रखने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, यहां देखो, याद रखने का मतलब रटना नहीं है, बता देता हूं। ठीक है, याद रखने से हमें एक अलग विजन मिलता है, जो विजन हम केवल क्वेश्चन सोल्व कर दें आगे निकल जाएं, क्वेश्चन सोल्व कर दें आगे निकल जाएं, वहां पे कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए हर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्वेंट बन के ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न है, क्या वैल्यूज हैं। क्लियर है ना, इस सेंस में याद रखने का बोल रहा हूं मैं, रटना नहीं है कि ये वैल्यू होती है ये रट लिया, नहीं, ऐसा नहीं। आओ, ये बोलता है कि 5 वर्ष प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए, तो वो वैल्यू क्या होगी। 5% की रेट है और केवल सेकेंड दूसरे वर्ष का बोल रहा है, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यदि 5% रेट है तो पहले साल का ब्याज 5, दूसरे का 5 और 5 का 5%, तो 0.25, यानी दूसरे साल का जो ब्याज है वो 5.25 है। कब, जब 100 रुपए होता मूलधन। तो ये बोल रहा है 420 है। अब 5.25 और 420 इन दोनों का जो रिलेशन है वो रिलेशन आपको डायरेक्ट नजर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, वो रिलेशन डायरेक्ट नजर आ जाना चाहिए, और या फिर आप ऑप्शंस से भी वो रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो। बट फर्स्ट राउंड में मैं ये चाहूंगा कि वो आपको यहां से दिखे। ठीक है ना, वो आपको डायरेक्ट दिखे। क्लियर है, डायरेक्ट कैसे दिखेगा, देखो अब यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक 5 है, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ देखते चलना। ये दो पार्ट हैं, जो आर्यन रेशियो जिस फॉर्मेट पे अपन तैयार कर रहे हैं उसके बहुत बड़े एडवांटेज हैं। तो इस पार्ट को भी अपन यदि अलग करना चाहें तो ये पार्ट बन जाएगा ना, ये। ठीक है, 5 के साथ एक छोटा सा पार्ट है इधर, ऐसे 400 के साथ भी एक छोटा सा पार्ट है। 5 का 80 टाइम्स हो रहा है 80 गुणा, और 0.25 का 80 गुणा 20 हो जाएगा। 0.25 को 80 से गुणा करना मतलब 80 का 1/4 चौथा हिस्सा, 80 का चौथा हिस्सा 20 होता है। इसका मतलब ये 80 टाइम्स हुआ है। ठीक है ना, 80 से गुणा किया हुआ है तो ये भी 80 से गुणा हो जाएगा। 100 को 80 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8000। ये आंसर। क्लियर हुआ। अब यदि आप ये रिलेशन देखो, ध्यान से समझना है, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन, ये बहुत फास्ट कैलकुलेट करने लगे हो, इवन आपको नजर आने लग जाएगा, समझ रहे हो ना, दिखने लग जाएगा कि इन दोनों का आपस का क्या रिलेशन है। वो उस दिन आप ये मानना कि भाई आप कैलकुलेशन में बहुत आगे निकल गए हो। और एक चीज है, ये 5.25 है, इसको भी थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। ये देखो क्या होगा ना, हमारे पास P प्रिंसिपल था, यहाँ से P मूलधन आया, और जो पहले साल का अमाउंट उसको A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये A बना, फिर यहाँ पे ये P दोबारा आ गया और इस P पर 8% की रेट से ब्याज मिला। अब ये A है, ये मूलधन आया और इस पर 8% की रेट से B ब्याज मिल गया, जो इंटरेस्ट वो B है। अब ये बोलता है कि जो सेकेंड ईयर का है, ठीक है ना, सेकेंड ईयर का ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे वर्ष के लिए हमें जो ब्याज मिला वो क्या है, ये दो पार्ट है, ए और बी, ये दो पार्ट हैं। और यदि इस वैल्यू को अपन 100 कर देते, ये 100 हो जाता, तो क्या बनता है, ये 5%, तो ये 5 रुपए बनता। ठीक है ना, इधर ये 5% होता है, इसका मतलब ये 5 रुपए बनता, और इस 5 पर 5% और मिलता तो 0.25। तो जो 2 साल की बात कर रहे थे, तो जो सेकेंड ईयर के लिए है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, वो 5 और 0.25, इन दोनों का सम है। यदि वो 2 साल तक बोलता तो ये 5 और जुड़ जाता, तो 10.25 हो जाता।
ठीक है, तो 5.25 है वो किसके बराबर है, 420, यानी 80 टाइम्स हो रहा है, तो 100 का भी 80 टाइम्स हो जाएगा 8,000 रुपये। यस, ये देखते हैं, ये बोल रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 10,648 रुपये और 2 साल में 9,680 रुपये हो जाते, तो जो रेट है वो क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब पहले एक बार अपन समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फंक्शनिंग क्या है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है, ठीक है ना, हर साल 1 साल के रूप में। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास ये टाइम 0 है, t बराबर 0, ठीक है, हमारे पास कुछ पैसा था जिसको हम प्रिंसिपल या P1 बोल रहे हैं, ठीक है, 1 साल हो गया यहाँ पे, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर हो गया, तो ये जो प्रिंसिपल था ये कुछ अमाउंट बन जाएगा, ये अमाउंट बन गया, अमाउंट बन जाएगा, ये 31 दिसंबर मान लिया हमने, इस साल की लास्ट डेट 31 दिसंबर को हमने हिसाब किया और हमने कहा कि भाई ये जो 8% की रेट है, इस रेट पर जो P1 है वो A1 अमाउंट बन गया, 1 साल हो गया। अब हिसाब करो, अब जिसको हमने पैसे दिए वो बोलता है कि भाई साहब इस साल तो पैसे नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, चलो कोई नहीं, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और ये जो पैसा है, ठीक है, ये जो अमाउंट बना है 8% जोड़ने के बाद जो मिश्र धन बना है, ये नेक्स्ट ईयर चलेगा और दूसरे साल के लिए ये अब प्रिंसिपल बन गया P2, ये बनेगा दूसरे साल के लिए। ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही वैल्यू है, जो पहले साल के एंड में अमाउंट था वो दूसरे साल के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बन गए, फिर 8% रेट लगेगी इस P2 पे और ये क्या बन जाएगा, इस साल के एंड में A2 बन जाएगा, ये ईयर 2 हो गए, 2 साल खत्म हो गए, ये A2 बन गया, अमाउंट बन गया टोटल। फिर हमने दोबारा उससे पूछा कि भाई अब A2 बन गया है, 31 दिसंबर है, आज हमने हिसाब पूरा कर लिया है, इतना पैसा तुम्हें चुकाना है, ये बात हुई। वो बोलता है कि नहीं भाई साहब 1 साल और दो पैसा, ठीक है, तो हम बोलते हैं ठीक है चलो कोई नहीं। अब ये जो A2 है ये आगे जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा और ये तीसरे साल के लिए, ठीक है ना, ये यहाँ पे 2 साल खत्म हुआ है और यहाँ से ईयर 3 स्टार्ट हो गए, तो ये P3 बन जाएगा, ये ईयर 3 है, ठीक है ना, ये P3 बन जाएगा। इस P3 पर यानी तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल, P1 पहले साल के लिए प्रिंसिपल, P2 दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल, P3 तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे 8% की रेट लगेगी और अमाउंट बन जाएगा A3। A1 पहले साल के एंड में अमाउंट मिश्र धन, A2 दूसरे साल के एंड में मिश्र धन, A3 तीसरे साल के एंड में मिश्र धन। ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा कि और ये प्रोसेस आगे हमेशा बढ़ाते रहो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना। यदि कोई भी 1 साल का टाइम ड्यूरेशन है, अब ध्यान से समझना, यदि ये 1 साल का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है ना, 1 साल का टाइम ड्यूरेशन है, ये कोई भी कहीं भी, ऐसा नहीं कि ये कोई भी 1 साल का टाइम ड्यूरेशन है, तो उस 1 साल के टाइम ड्यूरेशन में हमने सिंपली क्या किया, इस प्रिंसिपल पे 8% बढ़ा दिया, इस प्रिंसिपल पे 8% बढ़ा दिया, इस प्रिंसिपल पे 8% बढ़ा दिया, ये हो ना। इसका मतलब यदि ये 1 साल का टाइम गैप होता है तो इस टाइम गैप में जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो भी साधारण ब्याज की तरह बिहेव कर रहा है। साधारण ब्याज में भी हम ये करते, उस प्रिंसिपल पे रेट बढ़ा देते, ये हुआ ना। तो 1 साल के टाइम ड्यूरेशन में सिंपली जो प्रिंसिपल है उसको इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा। ये 2 साल के एंड में 9680 है, 2 साल का एंड हो गया है और 9680 है, 9680, और 3 साल के एंड में 10,648 है, 10,648 है, 10,648 ये बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझना कि जब 2 साल खत्म हुए थे तब ये जो पैसा था 9680,
ये जो पैसा था, ये अमाउंट था 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, सही है। फिर जब तीसरे साल की स्टार्टिंग होती है तो ये प्रिंसिपल बन गया है 9680, ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, और ये जो प्रिंसिपल है इस पर R% की रेट से हमने ब्याज जोड़ दिया और ये वैल्यू बन गई 10,648। अब क्लियर है ना ये पॉइंट। तीसरे साल की बात करें तो ये 9680 प्रिंसिपल है, मूलधन है, और वो अमाउंट बन गया है। अब इन दोनों पे देख लेते हैं कितना बढ़ा। 9680 पे कितने का इंक्रीज हुआ, 320, और 648 968, ठीक है ना। देखो कितनी कैलकुलेशन इजी करके दे रहा है। 968 का इंक्रीज है 9680 पे, ये हो रहा है। तो क्या परसेंट हो जाएगा, डायरेक्ट है तो समझ में आ रहा है, 10%, ठीक है ना, 10% है। तो यहां से एक चीज और समझ में आ गई कि ये जो रेट है वो 10% है, ठीक है ना, 10% की रेट है। अब ये बताओ, क्या हम ये प्रिंसिपल बता सकते हैं, ये प्रिंसिपल कितना है, जो पहले स्टार्टिंग में हमारे पास जो पैसा था वो कितना था, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे बता सकते हैं, इसके लिए देखना, यदि ये वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू 10% का इंक्रीज हुई, ये वैल्यू 10% का इंक्रीज हुई, ये हुआ, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 21%। तो यदि हमारे पास 100 रुपए थे, देखो 100 रुपए थे, तो वो कितने बन गए, 121। लेकिन हमारे पास थे कितने, फाइंड करना है। हमारे पास तो P1 था, P1 था, और वो कितना बन गया P1, 9680, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू भी अपन बता सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जब वो आपसे कोई भी दो वैल्यू दे देता है और ये वैल्यू पूछते हैं। अब तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या हम ये बता सकते हैं कि ये यहाँ पे दूसरे साल का ब्याज कितना था, केवल दूसरे साल का, बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे हमें ये वैल्यू पता चलेगी हम ये भी बता सकते हैं। क्या हम ये बता सकते हैं कि ये ब्याज क्या था, बिल्कुल बता सकते हैं। अमाउंट हो चाहे प्रिंसिपल हो, P2 P3 सारी वैल्यूज अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेट आ गई है और दो वैल्यूज है, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लोगे। आगे देखते हैं। यस, कोई धनराशि वार्षिक देय चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है और 2 ईयर्स के लिए, लगातार वर्षों के लिए ब्याज 225 और 236.25 है, तो रेट क्या होगी। अब देखो, ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने ये नहीं बताया कौन से 2 साल, 2 कंसेक्यूटिव ईयर है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स हों, उनमें एक साल के एंड में इतना हुआ और अगले साल के एंड में इतना हुआ। इसका मतलब इस साल जब एंड हुआ है तो उसकी स्टार्टिंग में ये क्या था, आपका प्रिंसिपल था, तो 225 रुपए थे और वो 236.25 बन गए। कितना बढ़ गया, 11.25। इसका देखो 10% होता तो 22.5 होता, उसका आधा कर दें 11.25, इसका मतलब रेट क्या है, 5%, ठीक है। अब क्या हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, P1 क्या था, बोलो इस क्वेश्चन में क्या ये बताया जा सकता है, नो, नहीं बताया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये दो क्रमागत वर्ष कौन से हैं इस पे डिपेंड करेगा। मान लो 20 और 21वां वर्ष है तो हमारे पास बहुत छोटा सा पैसा था, और यदि ये पहला और दूसरा ही है, ठीक है ना, तो इसका 5% वैल्यू के अकॉर्डिंग और कम कर देंगे। ये समझ में आया। तो इस केस में हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पास P1 कितना था, स्टार्टिंग में हमारे पास कितना पैसा था, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन रेट बताई जा सकती है। कोई भी कंसेक्यूटिव ईयर्स की बात करें, जो क्रमागत वर्ष हैं, तो उनमें ये जो पैसा है ये उस अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे देखते हैं। किसी धनराशि, कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहले साल के एंड में 480 और नेक्स्ट के एंड में 576 हो जाती है, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि वो पैसा कितना था, पहले साल के एंड में 480 हुआ, दूसरे साल में 576 हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं, 480 से बढ़ा 76 और 96, 480 पे 96 है, कितना हो जाएगा, 48 का डबल 20%, और जो पहले साल है वो भी 20% है, तो वो वैल्यू क्या है जिसका 20% बढ़ा दें तो 480 आ जाए 400,
आंसर। ठीक है ना। चलो मैं इसको भी एक बार बना के बता देता हूँ। ये जो पार्ट मेरा अभी मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप जब इन पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, कॉन्सेप्ट पे जाओगे, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, ये क्या कैसा भी क्वेश्चन हो, वो जनरली थॉट प्रोसेस से सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत आसानी से हम उसके लिए आर्ग्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, और वही हमारा एडवांटेज है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में टाइम लगे, इस लेवल पे आप माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पाओ, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास टाइम है, एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम होता है, समझ रहे हो। तो उस दिन को के टाइम को बचाना है, और वो कब पॉसिबल होगा? जब हम यहाँ खूब प्रैक्टिस करके जाएं। आओ, क्या बोला है कि हमारे पास कुछ पैसा था P1, फिर ये फर्स्ट ईयर के एंड में 480 हो गया। ये पहले साल का एंड होता है, तो ये 480 हो गया। दूसरे साल के एंड में ये 476 हो गया। 2 साल हुआ। अब ये हम समझ चुके हैं कि जो 480 है ये यहाँ प्रिंसिपल बना है, तो 480 से 576 हो गया, यानी 96 रुपए बढ़े हैं। तो 480 पे 96, इसका मतलब 20% का इंक्रीज हो गया है। ये समझ में आ गया। अब ये जो 1 साल के लिए जो 20% का इंक्रीज है, ठीक है ना, तो 1 साल, कोई भी 1 साल ले लो आप, ये जो रेट है ये हमेशा सेम रहेगी। ये यहाँ भी 20% ही रहेगा। पहले साल भी 20% का इंक्रीज, दूसरे साल भी 20% का इंक्रीज, तीसरे साल भी 20% का ही इंक्रीज होगा। ऐसा समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हम जो हमारा अमाउंट था, मिश्र धन था, उसको अगले साल के प्रिंसिपल में के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए ये जो रेट है ये 20% ही रहेगी। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो इसको मैं वैसे भी समझा दूंगा एक बार, अभी वो फ्लो चार्ट भी बनाते हैं, वहां से भी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ ये 480 वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या होगी जिसका 20% बढ़ाने पे 480 आ गया होगा। तो 400 ये तो दिख रहा है साफ साफ। यदि मान लो ये थोड़ी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो, तब यहाँ पे सीपीआर भी लगा सकते हो। 20% बढ़ाया है हमने, 20% बढ़ाया ना, ठीक है, तो घटाएंगे कितना? 1/6, 1/6 घटा देंगे, तो 480 का 1/6, यानी 80 कम हो जाएगा। यहाँ से 80 कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 400। क्लियर हुआ पॉइंट? अब ये भी समझाता हूं आपको कि ये हर साल जब एक एक साल की टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही काम करता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि उतना ही पैसा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर मिला, नहीं। सिंपल इंटरेस्ट वर्ड काम में लेने का मतलब है कि जो रेट है, जो रेट है वो सेम हो जाएगी हर साल। कैसे, इस चीज को समझा देता हूं। चलो, कई बार क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजन आ जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह कैसे हुआ, या हम जो रेट है वो पहले साल भी 20% थी, दूसरे साल वो 20% कैसे बनी, इस चीज को समझते हैं। मान लो हमारे पास 100 रुपए थे, ठीक है ना, और 20% की रेट बना देते हैं, 20% की इंटरेस्ट है, तो ये 100 आपका मूलधन आ गया, ये 20 रुपए आपके इंटरेस्ट के आ गए। ठीक है ना। फिर हमने ये देखा था कि इस 100 रुपए पर ये 100 मूलधन आएगा और 20% का ब्याज मिलेगा 20 रुपए। फिर ये 20 रुपए मूलधन बना और इस पे 20% का ब्याज मिलेगा 4 रुपए। ठीक है, यही प्रोसेस बन रही है। अब हम ऐसा भी तो देख सकते थे इसको कि पहले साल 100 रुपए थे हमारे पास, फिर एक साल के एंड में 120 रुपए बन गए, ये 20% हुआ। ये बना 100 रुपए थे, फिर वो 120 रुपए बन गए, ये टोटल ले लिया हमने। और अब ये भी हमें पता है कि देखो ये भी मूलधन है और ये भी मूलधन है, मूलधन की तरह ट्रीट किया हमने इसको सेकेंड ईयर के लिए, सही है ना। अब देखो यहां से इस मूलधन, इस वैल्यू पे भी 20% है और इस वैल्यू पे भी 20% है, तो हम इनको दोनों को जोड़ के भी वेजी सोल्व करेंगे तो भी 20% आएगा। कैसे, देखो एक बार समझना, 100 का 20% प्लस 200 का 20%। ठीक है, तो चाहे तो आप इन दोनों को एक साथ फाइंड कर लो, चाहे अलग अलग कर लो, एक ही आंसर आना है।
इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, जब वो अलग अलग वैल्यूज पे परसेंटेज कैलकुलेट करवाता है, समझ रहे हो। तो वो अपन जब प्रीवियस ईयर करेंगे तब मैं उनकी एप्लीकेशन बता दूंगा। यहाँ से देखोगे 100 का 20% 20 और 200 का 20% 40, तो टोटल कितना मिला हमें, 20 और 40 से 60। तो ये जो टोटल है ये तो हम यहाँ से भी बता सकते थे, 100 और 200 इन दोनों को जोड़ दिया 300, और 300 का 20% कितना हो जाता 60, तो ये भी वही वैल्यू है। आ गया समझ में। तो इन दोनों को जब हम अलग अलग 20% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो भी वही इंक्रीज मिलेगा जो दोनों को साथ इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। दोनों को मिला दिया हमने 120, तो इसका 20% हमने इंक्रीज किया, तो देखो कितना बन जाएगा, 120 का 20% 24 हो जाएगा, तो इसमें 24 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 144, ठीक है ना। इधर देखो ये जो वैल्यू है ये भी तो 144 है, ठीक है। अब यहां भी अपन इनको आगे इंक्रीज करेंगे, तो वो यही बात है, इस 144 का 20% बढ़ा दो, क्लियर हुआ। अब एक चीज और समझ में आ गई होगी आपको, कि जो हमने पहले पिछली क्लासेज में एक रीजन देखा था, यानी एक ऑब्जर्वेशन था वो हमारा क्या, कि देखो ध्यान से, कि जो अमाउंट है, ठीक है ना, जो अमाउंट है, ठीक है ना, जो ये प्रिंसिपल से लेके अमाउंट, चलो यहाँ पे मैं काम में ले लेता हूँ, यहाँ पे जो प्रिंसिपल पे इंक्रीज है, प्रिंसिपल पे इंक्रीज है, वो इंक्रीज 20% है रेट के अकॉर्डिंग, और वही इंक्रीज आपका इस ब्याज पे भी है, ठीक है ना। ब्याज पे भी वही इंक्रीज है, कैसे देखो, पहले साल का ब्याज कितना था 20, ठीक है ना, पहले साल का ब्याज कितना था 20, और 20 का 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4, और इसको यदि हम दोनों को ऐड करते हैं 20 और 20, ठीक है, तो 40 और 4, उस पर भी ये वैल्यू मिल रही है। ये डिस्कस करके गए थे कि जो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का जो एक एक साल के ड्यूरेशन के ब्याज हैं, उन ब्याज का भी वही इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जैसे दूसरे साल की बात करें, पहले साल का ब्याज 20 रुपए, केवल दूसरे साल का ब्याज, केवल दूसरे साल का ब्याज 24 रुपए है, ठीक है ना। इसका मतलब जो इंक्रीज है, देखो 20 से 24 बना तो 20% है। ये अब यहाँ से ये चीज समझ में आ गई कि क्यों यहाँ जब हम दोनों को एक साथ देखते हैं तो वो एक पार्ट दिखता है, और जब केवल एक ईयर, कोई भी एक ईयर के टाइम ड्यूरेशन के लिए देखते हैं तो ब्याज में इंक्रीज मिल जाता है, और टोटल में भी हमने 20% बढ़ाया और केवल ब्याज में भी 20% बढ़ाया। ये पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ से अब हम ये देख सकते हैं, ये रहा कि 480 था और 576 हो गया, 20% का इंक्रीज है, तो पहले साल भी आई 20% होगा। अब ये बोलता है कि सपोज तीसरे साल के एंड में कितना हो जाएगा, तो 576 का 20% इंक्रीज कर दो, वो थर्ड ईयर के लिए आ जाएगा। ये देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद 2916 है, 3 साल बाद 3149.28 है, तो वो पैसा कितना है, वो धनराशि कितनी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन दी इसने, देखो इसने क्या, पहले तो इसको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, ऑप्शंस बहुत हेल्प करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। 2 साल बाद 2916 हो गया है, तो 3 साल बाद 3149.28 हो गया, तो क्या वो पैसा 1500 रुपये था, या 2500 था, या 2000 था, या 3000 था, ठीक है ना। देखो 3000 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 2 साल बाद वो 2916 बना है, तो हमारे पास शुरू में 3000 तो नहीं हो सकता। अब इन चार में, तीन ऑप्शंस में से देखते हैं, देखो कितना इंक्रीज हुआ, ये कितना रहेगा 84, इसमें 84 जोड़ दो 233.28, तो जो इंक्रीज है वो हुआ है 233.28, और ये वैल्यू क्या है, किस वैल्यू का इंक्रीज है, ये 2916, ठीक है ना, इंटू 8। अब इस चीज को देखोगे कि ध्यान से देखना,
इस पॉइंट को मैं डेसिमल को हटा रहा हूँ, ये 100 से 0 हो गया। ये स्टेप्स बढ़ाई हैं, अदरवाइज तो डायरेक्ट भी आप देख सकते थे 23328 और 2916। तो यहां से सबसे पहले यदि आप इसमें भाग दे रहे हो, ठीक है ना, हम ये देखें कि कितनी बार भाग जा रहा है, तो बार बार चीजों को समझोगे। यदि इसमें भाग दे रहे हैं तो लास्ट डिजिट के को समझते हैं अब अपन। 6 है और ये लास्ट डिजिट 8 हो रहा है, तो कौन सी वैल्यू है कि इस 6 से लास्ट डिजिट 8 बन जाए? 8 है, 6 8 48, या 18 हो सकता है, या 28 हो सकता है। अब यहाँ पे रेंज देखोगे, यदि ये 10 होता, ठीक है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते 29160, तो ये वैल्यू बन जाती 10 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी 29,160। लेकिन ये तो 23,328 है, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये जरूर 8 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। ये जो स्किल्स हैं ये बहुत काम आएंगी। कैसे? अब देखो 8 से अब इसको चेक कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे ये देखो, इसको मैं दो पार्ट में लिख रहा हूँ, 29 प्लस 16, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई करें, 29 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 29 और 8 58, 58 कम कर दें 232, ठीक है ना। 232 प्लस 16 को 8 से कर दो 128, ठीक है ना, 128, ठीक है। 232 और 128 हो जाएगा, तो ये एक इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है ना। क्यों जुड़ रहा है देखो, इसको जीरो भी लगा देता हूँ, बाकी जीरो लगाओगे नहीं, इस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे लिखा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने लिखा 200 प्लस 128, ये हो जाएगा ना 2900 प्लस 16, ऐसे लिखा है। तो इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 1 है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 23328, ये बन जाएगा, ये 8 टाइम्स है। ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब समझ में आ गया। और जो स्किल्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उनको अप्लाई करोगे, हो सकता है आपको अभी ये लगे कि सर मेरा बहुत टाइम लग जाता है, मैं एक क्वेश्चन पे 10 मिनट 15 मिनट खराब कर देता हूँ। नहीं, वो खराब करना नहीं है, वही तो आपकी लर्निंग है, वही तो चीज है, वही तो वो स्किल सेट है जो आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो यहां से 8 टाइम्स हो रहा है, तो 8 टाइम्स का मतलब क्या है, चलो इसको मैं फ्लो चार्ट में बताता हूँ। अभी फ्लो चार्ट देखते हैं, ठीक है ना। फ्लो चार्ट देखते हैं, यहाँ से ये ये बोल रहा है कि यहाँ पे 3149.28 रुपये बना, 2 साल के लिए 2916 बना, और रेट हमें मिल गई 8%। तो ये भी 8% होगा और ये भी 8% होगा। फिर ये बोलता है कि P1 कितना है, क्लियर हो ना, ये P1 कितना है। अब यहाँ से देखो आप रिलेट करते हैं, इसका जो इफेक्टिव रेट है वो कितनी हो जाएगी, 8 और 8, और 8 का 8% 64, तो 16.64% है वो इफेक्टिव रेट, ये बनेगा, ठीक है ना। अब देखो कि ऑप्शंस पे आ जाए, 3000 तो नहीं हो सकता था, और ये जो ऑप्शंस वाला ना, इन पे आप जरूर वर्क करोगे, जरूर वर्क करोगे। इवन आपको चाहे एक क्वेश्चन सोल्व करने में 20 मिनट लग जाएं, लेकिन हर एक ऑप्शन को इवेलुएट करोगे कि ये ऑप्शंस हो सकता था क्या, क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता था क्या, ये मेरे डिजिट सम में इसकी वजह से प्रॉब्लम है क्या, क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में या लास्ट डिजिट से देखता तो क्या मैं आंसर कर सकता था। समझ रहे हो, इन चीजों पे वर्क करना बहुत जरूरी है। दूसरा देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P1 है, इस P1 में 16.66% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। हम ये मिडिल वैल्यू क्यों फाइंड करें, डायरेक्ट पहुंच सकते हैं कि यहां से 16.66% का इंक्रीज कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो वो वैल्यू क्या हो सकती है, क्या ये वैल्यू 1500 हो सकती है, 1500 से 2900 बना रहे हैं अपन, ये तो 100% इंक्रीज है, 16.66 तो नहीं, 16.64 तो नहीं है। क्या ये 2000 है, यदि ये 2000 होता तो भी अपन लगभग 1000 इंक्रीज कर रहे हैं, 50% का इंक्रीज है, 16.64 नहीं है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसको चेक नहीं करोगे एग्जाम में, यहां घर पे तो चेक करोगे इसको कि आपने जो आंसर किया है वो क्या वो सही है,
ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में चेक नहीं करोगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पैटर्न पे करोगे। ये सही है। अब देख लेते हैं कि इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो चेक कैसे करेंगे। ये 8% है, यानी 100 रुपए थे हमारे पास, तो वो 2 साल बाद 116.64 रुपए बन गए। अमाउंट की बात हो रही है, तो वो पैसा कितना था, ये P1 बोल देते हैं, वो पैसा कितना था जो 2916 बना है, ये बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहां से इसको सोल्व करना है। ठीक है ना, कैसे सोल्व करें इस चीज को समझते हैं। 100 से 116.64 बना, ठीक है। और अब हमें ये देखना है कि वो वैल्यू क्या बनेगी। तो वहां पे ऑप्शंस पे चल रहे हैं, अपन सीधा ऑप्शंस पे क्यों जा रहा हूं वो भी चीज समझते हैं। देखो 116.64, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ बन रही है। मैं केवल इस पार्ट को ऑप्शंस में देखें तो इसको एक को हटा देता हूँ एक बार, 16.64, ठीक है ना। तो यहाँ से 2500 को चेक करना है रेंज के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा, जो डिफरेंस है वो 400 प्लस 16, ठीक है ना, ये बनेगा। अब देखो ये 16 है और इसको इधर हमने मल्टीप्लाई किया, 16 से 400 बनाया, तो 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 से दिख रहा है ना। यहाँ ऑप्शन से भी आप चेक कर लोगे एक बार, कभी यदि आपको ऑप्शंस अलग अलग मिल रहे हैं या क्लोज मिल रहे हैं, तो इसको पूरा सोल्व करने की बजाय एक बार ऑप्शंस पे आ जाओगे जो अप्रोक्सीमेशन में लगे। तो 16 से देखो, अब समझना, 16 से 400 बनाया, तो इसका मतलब 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 10 250 और 25 6 150। अब देखो 16 और 0.64 की बात करें, इस पॉइंट को भी समझते हैं। 16, देखो ध्यान से, अब आर्ग्यूमेंट समझना ये, ठीक है ना, इसको गुणा नहीं करेंगे 64 को 25 से, जो आर्ग्यूमेंट में दे रहा हूं वो चीज समझोगे। 16 था, ठीक है, तो 400 बना 25 से गुणा करने पर, क्लियर। लेकिन यदि 0.16 होता, ध्यान से देखोगे 0.16 होता तो क्या बनता, 4 बनता, 2 जीरो हट जाते, पॉइंट इधर आ गया तो 4 बनता। और 0.16 का 4 गुना है 0.64, इसका मतलब इस 4 का 4 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना कर देंगे तो ये कितना बन रहा है, 16 बन रहा है, इसका मतलब सही है, ठीक है ना। और ये आर्गुमेंट हम वैसे भी अप्लाई कर सकते थे। इस चीज से क्या समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे एक चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि जो कैलकुलेशन करके हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, उस वैल्यू को हम बार बार अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये स्किल्स डीआई में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में ये स्किल्स बहुत मायने रखती हैं कि जो कैलकुलेशन आपने कर ली है, क्या आप उसको आगे काम में ले पा रहे हो। क्योंकि जो 5 क्वेश्चंस का सेट आता है वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या अदरवाइज तो क्या करो, आप पांचों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है ना, या फिर जो कैलकुलेशन आपने की है उसी कैलकुलेशन को बेस बना के आप फास्ट आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे क्या किया देखो, 16 को 25 से गुणा किया तो 400 आ गया। अब 16 का 4 गुना है, ठीक है ना, 16 का 4 गुना 64, तो इधर 400 का 4 गुना 1600 हो जाना चाहिए था, लेकिन डेसिमल यहाँ है, पॉइंट है, तो 1600 के दो जीरो वो कैंसिल हो गए। और ये बहुत फास्ट करेगा आपका माइंड, समझ लो। यहाँ तो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आप उस लेवल पे समझ पाओ, सोच पाओ। एक बार समझने लग गए बहुत फास्ट है। तो ये भी अपन देख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक अप्रोक्सीमेशन में देखते तो क्या देखते कि वो वैल्यू कौन सी है इन चार ऑप्शंस में जिसमें 16 से थोड़ा सा ज्यादा परसेंट बढ़ा हुआ है। तो 2500 का 16%, 400 बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो 2900 बन गए। और जो 0.64 बन रहा था, 8.64 है, उस 0.64 के लिए 25 गुणा कितना हो जाएगा, 16, तो ये आंसर। इसके लिए ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मेंटली कैलकुलेट करना है। चलो अब हम इसमें डिजिट सम भी देख लें, डिजिट सम भी बताता हूँ। चलो डिजिट सम में क्या होगा कि इसका डिजिट सम देखो कितना है, ये तो 1 हो गया, इसका डिजिट सम 6 9 हो गए,
ठीक है, ये डिजिट सम 9 बन रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी हो जाएगी, 6, 10, 18, ये भी 9 ही बन गया है। ठीक है, चलो इसको भी, इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। जब ध्यान से समझना, जब यहाँ पे डिजिट सम 9 आ गया है, ठीक है ना, 9 बन रहा है ये डिजिट सम, और यही डिजिट सम इधर बन रहा है, इसमें भी 9 बन रहा है डिजिट सम, 10 से 16, 17, 18 डिजिट सम 9 ही बन रहा है, तो हम इस P1 का डिजिट सम नहीं बता सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है ना, ये याद रखोगे। क्यों नहीं बता सकते, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो भी मैं समझा देता हूँ। कई बार क्या होगा कि जब दोनों तरफ डिजिट सम 9 आ जाएंगे, तो इस P1 का डिजिट सम हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इस P1 की कोई भी वैल्यू रखो, आप कोई भी वैल्यू रखो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करने पे डिजिट सम 9 ही आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में है? इसलिए जब दोनों तरफ डिजिट सम 9 आ जाता है, तो उस केस में हमें डिजिट सम पे वर्क नहीं करना। जैसे हमने देखा दोनों तरफ डिजिट सम 9 है, तो उससे अपन आंसर नहीं कर सकते।